गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ड्राइव स्मार्ट हिंदी पे। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग जुट चुके हैं अपनी CHSL की तैयारी में और ऑलरेडी हम GD के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। आज इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमारे CHSL और GD के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और सेक्शन रहेगा हमारा स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये आपको क्लियर हो गया है कि हम इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये जुड़े रहिएगा। अभी हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह जो है भारत के किस शहर के अंदर मनाया जाता है? सो बताना है आपको शहर का नाम। ऑप्शन है भोपाल में, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर अमृतसर के अंदर इसको मनाया जाता है। सो 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा। सप्तक संगीत समारोह कहां मनाया जाता है, किस शहर के अंदर मनाया जाता है? सो आंसर है अहमदाबाद के अंदर इसको मनाया जाता है। सो अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर सप्तक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा याद रखिएगा कि एनुअल बेसिस पे, सो हर साल जो है एनुअली इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर है क्या, ठीक है? सो यहाँ पे सप्तक संगीत समारोह है, बेसिकली ये सप्तक एनुअल फेस्टिवल है जिसमें क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ फोक म्यूजिक भी रहेगा, साथ में सेमी क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि ठुमरी। सो इन सभी का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा हर साल यह है आयोजित किया जाता है, कहां पे? बेसिकली अहमदाबाद के अंदर होता है। और बेसिकली क्या है कि ये हर साल होता है, एनुअली होता है, और किससे संबंधित है? ये हमारा क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक भी इसमें होता है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक भी इसके अंदर शामिल होता है। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? सो ये सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और हर साल जनवरी में 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, ठीक है? सो जनवरी के पहले 13 दिन, 1 से 13 तारीख तक इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहां पे हजारों लोग शामिल होते हैं इस उत्सव के अंदर। तो ये चीज समझ लीजिएगा। यहां पे हमने सिर्फ, अगर सवाल आए कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक के लिए है, तो नहीं, यहां पे क्लासिकल, फोक म्यूजिक, उसके अलावा सेमी क्लासिकल म्यूजिक भी यहां पे आयोजित किया जाता है, पहली बार 1980 के अंदर, ठीक है? सो पहली बार 1980 के अंदर यह आयोजित किया गया था, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट वर्ष 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, ये 2020 की रिपोर्ट थी। और आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्य जो है सबसे ज्यादा, ठीक है, अभी भी उसी राज्य का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, किसमें? पुष्प कृषि के अंदर, ठीक है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्विकली आंसर करके बताइएगा। यहाँ पे 2020 की ये किसकी रिपोर्ट थी? एपिडा की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया कि भारत का ऐसा राज्य है जिसमें फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि, ठीक है, सो पुष्प कृषि की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो आंसर है हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये चीज याद रखिएगा, अभी के समय पे भी सबसे ज्यादा फ्लोरिकल्चर कहां पे होता है? पुष्प की कृषि का प्रतिशत सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है? अभी के समय पे भी हमारे रिलेवेंट है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसीलिए यहां से याद रखना है कि अभी भी भारत के अंदर फ्लोरिकल्चर में सबसे आगे है तमिलनाडु, ठीक है? सो यहाँ पे एपिडा या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया था? एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि भारत के अंदर तमिलनाडु जो है सबसे आगे है, परसेंटेज सबसे ज्यादा है फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पे एपिडा की अगर हम बात करें तो एपिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1985 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है? सो यहाँ पे 1985 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है? सो यहाँ पे अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के विकास और प्रचार के लिए एक अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है? सो इतना से यहाँ पे स्टैटिक पार्ट जो है
समझना है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम से, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासिकल नृत्य है, ये भारत का इंडियन क्लासिकल नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को जाता है, ठीक है। सो दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध जो डांसर है वो कौन है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर वे से भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए ये डांसर जो है बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट किया है। उसके अलावा सुप्रसिद्ध डांसर है ये भरतनाट्यम की, ठीक है। सो यहाँ पे भरतनाट्यम में सबसे आगे इन्हीं का नाम आता है, आपको बताना है नृत्यांगना का नाम। सो पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, या फिर मल्लिका साराभाई, या फिर अलारमेल वल्ली, ठीक है। सो यहाँ पे भरतनाट्यम की बात हो रही है। भरतनाट्यम जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से हुई है। ओरिजिन जो है भरतनाट्यम का तमिलनाडु से हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रंथों में, महाकाव्य में जिक्र पाया है भरतनाट्यम का, तो एक तमिल एपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तमिल महाकाव्य है सिलप्पादिकरम, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली सिलप्पादिकरमन जो है एक तमिल काव्य है जिसमें भरतनाट्यम का जिक्र किया गया है। दूसरी एक किताब है जिसका नाम है बेसिकली भरत मुनि की एक किताब है। सो यहाँ पे नाम है इसका नाट्य शास्त्र, ठीक है। सो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की किताब है, उसमें भी भारत के अंदर जो मैक्सिमम क्लासिकल डांसेस हैं उस बुक के अंदर उसमें जिक्र मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ से पूछ लेगा कि यहाँ पे ये जो भरतनाट्यम है या इसका जो जिक्र है वो भरत मुनि की जो पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र में जिक्र है तो यस नाट्य शास्त्र है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ लेगा कि नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, ठीक है, किसके द्वारा रची गई है, तो याद रखना भरत मुनि की ये जो किताब है ये हमारे डांस के फील्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम भारत के जो नृत्य हैं उसका जिक्र इस पुस्तक के अंदर मिलता है हमें। सो उसके अलावा यहाँ पे एक तमिल महाकाव्य है सिलप्पादिक्रमन। तो यहाँ पे जो ये पुस्तक है ये तमिल महाकाव्य है, इसमें भी बेसिकली भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है। उसके अलावा कौन सुप्रसिद्ध डांसर है भरतनाट्यम की, तो वो है बेसिकली रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जन्म भी तमिलनाडु के अंदर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम की ये सुप्रसिद्ध डांसर थी। इनफैक्ट भारत की ये भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है जो भारत के अंदर पहली महिला भी है राज्यसभा सदस्य बनने वाली। तो भारत के इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 को और 1986 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे थियोसॉफिस्ट थी, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी बेसिकली और कोरियोग्राफर थी, साथ में पशु कल्याण के लिए, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए भी इनके द्वारा कई सारे एफर्ट्स जो है किए गए थे। इतना सा पॉइंट यहाँ पे समझना है। उसके अलावा यहाँ पे इनको पद्म भूषण, ठीक है, सो इनको पद्म भूषण भी मिला था 1956 के अंदर, इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। ये सब चीजें यहाँ पे समझनी है रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में, ठीक है। सो इतना सा पॉइंट समझ लीजिएगा। अगर भरतनाट्यम, ठीक है, सो यहाँ पे कई बार सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य से संबंध रखती है या फिर किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो यहाँ पे इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम के प्रमोशन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इनके द्वारा कई सारे एफर्ट्स जो है किए गए हैं, ठीक है। सो इतना सा पॉइंट यहाँ पे समझना है। और इनका जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे ये भी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत के इतिहास के अंदर पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है कदम बांध। कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आपको बताना है किस नदी के संगम पर यह स्थित है, ठीक है। सो शारावती, गोदावरी, काबिनी या फिर कावेरी। फटाफट से आंसर करके बताइएगा। द कादम डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कादम रिवर एंड द रिवर
फटाफट से बताइएगा कि किस नदी के संगम पे यह स्थित है। तो आंसर है हमारा गोदावरी। ठीक है, सो आंसर क्या है यहाँ पे, गोदावरी है। सो याद रखिएगा ये जो कदम्ब नदी है, ठीक है, कदम्ब नदी जो है तेलंगाना के निर्मल जिले में स्थित गोदावरी की एक सहायक नदी है। कैसी है, गोदावरी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो ये नदी जो है आदिलाबाद जिले में बाजार हटनूर के पास से निकलती है। ठीक है, सो यहाँ पे दक्षिण की ओर फिर बहती चली जाती है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, केवल इतना पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो कदम नदी है ये क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, जिसपे क्या है, कदम बांध जो है बना हुआ है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुंतला, ठीक है, सो यहाँ पे कुंतला, इस नदी पर कुंतला जलप्रपात भी है, वाटरफॉल है कुंतला। और अगर हम बात करें कुंत की, तो कुंत मतलब होता है तेलुगु के अंदर पोंड। ठीक है, सो यहाँ पे पोंड कहते हैं तेलुगु भाषा के अंदर, और कुंतला एक जलप्रपात भी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है, कहां पे, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कदम परियोजना तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कदम मंडल के पास गोदावरी की एक सहायक नदी, कदम नदी पर प्रमुख जलाशय भी है, रिजर्वायर भी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, रिजर्वायर भी है, उसके अलावा यहाँ पे वाटरफॉल भी है, एक डैम भी है, और है कहां पे, तेलंगाना में। और ये कदम नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की ये एक सहायक नदी है। ठीक है, सो बांग्लादेश, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे भारत जब आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ था, भारत के आजाद होने के बाद भारत जो है एक संप्रभु, ठीक है, यहाँ पे एक संप्रभु भारत तो बना, बट भारत जो है एक इंटीग्रेटेड भारत ना होके बल्कि भारत दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। आजादी के बाद भारत एक न रह के भारत दो टुकड़ों में बटा था। ठीक है, सो यहाँ पे 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक भारत नहीं था, यहाँ पे दो भारत के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक को कहा गया पाकिस्तान और दूसरा था हमारा भारत। ठीक है, सो यहाँ पे पाकिस्तान भी अगर हम बात करें, आज के समय पे जो बांग्लादेश है, जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पे पाकिस्तान के दो पार्ट थे, जिसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान, और एक जो है आज के समय पे जो पाकिस्तान है वो, उस समय पे जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज के समय पे उसी को हम बांग्लादेश कहते हैं। 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजादी मिल गई थी एंड उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान कहलाया बांग्लादेश। ठीक है, सो 1971 तक, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो याद रखना है 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान कहे जाने वाले पाकिस्तान के हिस्से का नया नाम हुआ बांग्लादेश, और आज के समय पे ये हमारा पड़ोसी राज्य है, जिससे भारत के जो रिश्ते हैं बेहद मजबूत है। ठीक है, सो बांग्लादेश और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, बांग्लादेश एक बार पाकिस्तान का हिस्सा था जब भारत जो है आजाद हुआ था 1947 के बाद। ठीक है, सो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान और भारत संघ में विभाजित था, और यह विभाजन इस क्षेत्र के लोगों के बीच धार्मिक और वैचारिक मतभेदों का परिणाम था। आप सभी जानते हैं भारत के अंदर जो बेसिकली अगर हम बात करें, भारत आजाद तो हुआ, बट भारत की आजादी के साथ एक दर्दनाक भी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जो बेहद दर्दनाक है भारत के इतिहास के अंदर, जब भारत के अंदर रिलीजियस दंगे हुए धर्म के आधार पे। उसके अलावा बहुत सारे दंगे यहाँ पे देखे गए, खून खराबा देखा गया, और नतीजतन ये हुआ कि जब हम 1940 से आगे बढ़ रहे थे आजादी की ओर, भारत के अंदर दंगे भी दहकने लगे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत एक भारत ना होके दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक का नाम हुआ पाकिस्तान और दूसरा भारत के रूप में आजाद हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है। सो उत्तर प्रदेश में, बिहार, गोवा या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। सो फटाफट से एक बार आंसर कीजिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा और छत्तीसगढ़ के अंदर। सो
एक बार बताइएगा यहाँ पे कहाँ है, किस राज्य में है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो आंसर है हमारा यहाँ पे बिहार के अंदर, ठीक है। सो बिहार के भागलपुर जिले के अंदर, बिहार के भागलपुर जिले के अंदर विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन की जो सेंचुरी है वो स्थित है कहाँ पे? बिहार के भागलपुर जिले के अंदर, ठीक है। सो ये जो सेंचुरी है सो ये 60 किलोमीटर के अंदर अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पे गंगा नदी के अंदर 60 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे यह बेसिकली सेंचुरी बनाई गई है। तो यह अभ्यारण्य जो है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव, ठीक है, कहां से? सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर लंबाई का हिस्सा है, वहां पे ये जो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है स्थित है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, कहां पे है? बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हिस्सों का एक साझा मंच पर एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है। सो वापस से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। जो भारत के व्यापारी और उद्योगपति थे, ठीक है, सो जितने भी भारत के व्यापारी और उद्योगपति थे उन्होंने अपने व्यापारिक हितों को, अपने जो व्यापारिक बेनिफिट थे उनको एक साझा मंच पे लाने के लिए, ठीक है, सो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन जो है किस वर्ष किया था? ठीक है। सो विच ईयर द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय द इंडियन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू ब्रिंग देयर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ लिया। अब आपको बताना है कि किस वर्ष यहाँ पे इसका गठन किया गया था। 1934, 1920, 1909 एंड 1945 के अंदर इसको बनाया गया था। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है यहाँ पे 1920 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। सो 1920 में भारतीय जो व्यापारियों और जो उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों के लिए, ठीक है, सो खुद के जो बेनिफिट्स थे, व्यापारिक जो हित थे, उनको एक जगह एकत्रित करने के लिए उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, ठीक है। सो अपने व्यापारिक जो हित थे उसके को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है। सो 1920 के अंदर यहाँ पे गठन इसका किया गया था, ठीक है। सो बेसिकली जो भारतीय व्यवसायिक चाहते थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी मांगों को सुना जाए, ठीक है। उनकी जो डिमांड है, जो भारतीय इंडियन बिजनेसमैन थे उनकी जो डिमांड थी वो सुनी जाए, ठीक है। उसके लिए उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, एक को साझा मंच की जरूरत थी जहां पे वो उनकी जो समस्याएं हैं वो बता सके और उसका समाधान भी हो सके। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर वे से एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो 1920 के अंदर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। सो ये चीज समझ लिया हमने यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इनके जो खुद के बेनिफिट्स थी, खुद का निकाय था, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म देना चाहते थे, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो व्यापारी थे ये खुद को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एकत्रित करके अपनी मांगों को सुनिश्चित करवाना चाहते थे, ठीक है। सो 1920 के अंदर यहाँ पे प्रॉपर वे से इस कांग्रेस को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ही इसको बनाया गया था, ठीक है। वापस एक बार समझ लीजिएगा, 1920 के अंदर, ठीक है, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा और इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला सुतीर्था मुखर्जी, ठीक है। सुतीर्था मुखर्जी जो है एक इंडियन प्लेयर है, ठीक है, इंडियन प्लेयर है। आपको बताना है कि वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। सो गोल्फर है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तैराक है या फिर टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं? फटाफट से बताइएगा। सुतीर्थार्थ मुखर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे सुतीर्थार्थ मुखर्जी जो है किस खेल से संबंधित है? सुतीर्था, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप मैं चीजें प्रॉपर वे से। अगला क्वेश्चन क्या है? सुतीर्था मुखर्जी एक भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। सुतीर्था मुखर्जी एक भारतीय खिलाड़ी है। आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है। पहले गोल्फर है, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, तैराक है या फिर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? सो फटाफट से एक बार आंसर कीजिएगा। सुतीर्था मुखर्जी एक भारतीय खिलाड़ी है। आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। सो यहाँ पे आंसर क्या है? सुतीर्था मुखर्जी जो है एक भारतीय खिलाड़ी है और किस खेल से संबंधित रखती है? ये टेबल टेनिस से संबंध रखती है, ठीक है।
सुतीर्था मुखर्जी पश्चिम बंगाल की हैं, पहली चीज याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं और इंडिया के लिए टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए खेलती हैं, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। सो इन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है इनके द्वारा जीती गई है और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थी, ठीक है। सो 2018 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जिनको गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला टीम थी उसका भी ये हिस्सा थी, ठीक है। 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है। सो भारत को रिप्रेजेंट इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। सो थार का रेगिस्तान के अंदर जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, झेलम और सोन नदी। फटाफट से आंसर करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी नदी है, ठीक है। सो जो थार रेगिस्तान की, थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी कही जाती है। सो यहां पे बताइएगा कि थार डेजर्ट, ठीक है। सो थार डेजर्ट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, झेलम और सोन में से। सो आंसर है, सभी को पता है, लूनी नदी, ठीक है। सो याद रखिएगा लूनी नदी जो है सबसे, ठीक है। सो लूनी नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सो एक चीज याद रखिएगा कि लूनी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। सो देखिए कई जगह आपको लूनी नदी मैक्सिमम इस प्रकार से लिखी हुई मिलेगी, कई बार जो है लूनी इस प्रकार से भी आपको दिख सकती है, ठीक है। सो एक चीज याद रखिएगा, लूनी नदी, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए, लूनी नदी जो है लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। सो लूनी नदी जो है लार्जेस्ट रिवर है किसकी? थार डेजर्ट की, ठीक है। थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा ये अजमेर के पास अरावली रेंज पुष्कर घाटी से निकलती है, ठीक है। सो याद रखिए कि थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है और उसके अलावा अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है ये, ठीक है। उसके अलावा थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरती है, ठीक है। सो 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण के जो दलदली भूमि है उसमें ये खुद को समाहित कर लेती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। सो वापस से एक बार समझते हैं, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी, लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर और कहां पे मिलती है? रन ऑफ कच्छ के अंदर ये अपना समाप्त करती है, अपना सफर तय करती है, ठीक है। सो कंप्लीट यहाँ पे बेसिकली एंड कितना होता है इसका? एंड कहां पे होता है? रन ऑफ कच्छ के अंदर मिल जाती है, जिसे हम गुजरात में कच्छ के रण के अंदर कह सकते हैं, कच्छ के रण में यह मिलती है, ठीक है। इतना सा पॉइंट समझ लिया है। उसके अलावा यहाँ पे इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम याद रखिएगा कि इसका उद्गम जो है अजमेर के पास से अरावली की जो रेंज है पुष्कर घाटी, ठीक है। सो यहाँ पे पुष्कर घाटी से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, ठीक है। सो आपको बताना है भगवान शिव के अवतार को समर्पित है, आपको बताना है वो कौन से मंदिर की जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन है अनंत वासुदेव मंदिर, गुंडिया मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर या फिर कादरी मंजुनाथ मंदिर। सो फटाफट से एक बार बताइएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन मंगलुरु इज डेडिकेटेड टू वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। सो यहाँ पे भगवान शिव के, ठीक है। सो यहाँ पे भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है मंदिर, मंगलोर के अंदर ये मंदिर स्थित है। आपको बताना है मंदिर का नाम। तो आंसर है यहाँ पे कादरी मंजुनाथ मंदिर, ठीक है। सो कादरी मंजुनाथ मंदिर जो है शिव को के एक इनकारनेशन अवतार को समर्पित है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो कादरी मंजुनाथ मंदिर जो है भारत के कर्नाटक के मंगलोर में एक ऐतिहासिक मंदिर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पुजारी होते हैं और जो हम कह सकते हैं बेसिकली इंचार्ज होते हैं मंदिर के, वो कौन होते हैं? यहाँ पे माधव ब्राह्मण जो है यहाँ पे पुजारी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेसिकली जो मंदिर के इंचार्ज हैं कौन होंगे? माधव ब्राह्मण, ठीक है। सो यहाँ पे कादरी की पहाड़ियों पर मंजुनाथेश्वर मंदिर जो है 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास जो है इसको बनवाया गया था, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। और मंदिर कहां पे है? मंगलोर के अंदर स्थित है, ठीक है। सो अगला यस बैंक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक कौन है?
राहुल कुमार है, राजेश कपूर है, राणा कपूर है या प्रशांत कुमार है? फटाफट से आंसर करके बताइएगा। यस बैंक के संस्थापक कौन है, किसके द्वारा स्थापना की गई है यस बैंक की? तो आंसर है हमारे पास राणा कपूर। ठीक है, सो याद रखिएगा राणा कपूर जो है बेसिकली संस्थापक है किसके, यस बैंक के। ठीक है, सो राणा कपूर जो है बेसिकली पूर्व बैंकर है और भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के बेसिकली ये प्रबंध निर्देशक भी रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, सीईओ भी थे ये। उसके अलावा जुलाई 2013 में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था और यस बैंक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के 5वें तल, ठीक है, सो यहाँ पे कुतुब मीनार के 5वें तल के निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? कुतुब मीनार का। ठीक है, सो कुतुब मीनार की जो बेसिकली 5वां तल है। ठीक है, सो यहाँ पे 5वां तल कह लीजिए, 5वीं मंजिल कह लीजिए, तो यहाँ पे 5th फ्लोर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, किसके शासनकाल के अंदर 5th फ्लोर का निर्माण किया गया था कुतुब मीनार का? ठीक है, सो ऑप्शन है यहाँ पे इल्तुतमिश के काल में हुआ था, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट से एक बार आंसर कीजिएगा, बताइएगा किसके शासनकाल के अंदर 5वीं मंजिल, ठीक है, सो यहाँ पे 5वीं मंजिल का निर्माण हुआ था। ठीक है, सो इनिशियल लेवल पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, सो इनके स्मृति के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे निर्माण कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा भी कुछ मंजिलें बनाई गई एंड फाइनल रूप यहाँ पे बेसिकली 5वीं मंजिल यहाँ पे किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंदर यहाँ पे इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देन आंसर है हमारे पता चल गया कि यहाँ पे शुरू किसका हुआ था, किसकी याद में, किसकी स्मृति में इसको बनाया गया था, ये चीज याद रखिएगा। शुरू किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे कुछ मंजिलें यहाँ पे बनाई गई है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 3 मंजिल तो यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी और रेस्ट जो 2 हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन ये है कि 5th फ्लोर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे 5th फ्लोर याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है बेसिकली 309 से 388 तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था। ठीक है, सो जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, सो यहाँ पे इनकी इस बेसिकली इसके समय पे 1309 में जन्म हुआ, 1388 में इनकी मृत्यु हुई। इस पूरे उनकी आयु के समय पे इनका एक लंबा कार्यकाल, ठीक है, सो यहाँ पे 1351 में इन्होंने शासन संभाला एंड 1388 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, सो यहाँ पे इनके कई सारे जो काम है बेसिकली अच्छे काम हम कह सकते हैं जो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इनका रोल था, जिसमें से कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में के निर्माण में भी इनका योगदान रहा है, जिसमें स्पेशली 5th फ्लोर जो है इन्हीं के द्वारा इन्हीं के शासनकाल के अंदर बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला, तो यहाँ पे एक किताब का नाम दिया गया है, आपको बताना है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे एक बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू मैनकाइंड। फटाफट से आंसर करके बताइएगा इस किताब के रचयिता का नाम, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है डायना एडलजी, रामचंद्र गुहा, विनोद राय या फिर विक्रम लिम्मे। सो फटाफट से एक बार बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? ये किताब लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ठीक है, सो रामचंद्र गुहा के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नाम याद रखिएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू मैनकाइंड। ठीक है, सो इसके रचयिता का नाम क्या है? रामचंद्र गुहा है। ठीक है, सो रामचंद्र गुहा है, ये चीज याद रखिएगा।
रामचंद्र गुहा एक भारतीय इतिहासकार है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से हिस्टोरियन है। रामचंद्र गुहा की जो हिस्ट्री की बुक्स है वो बहुत फेमस है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, राइटर हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बेसिकली यहाँ पे सामाजिक कार्यों के अंदर भी इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली समाज सेवा में भी इनका काफी योगदान है। उसके अलावा इस क्षेत्र में अगर हम बात करें सोशलिज्म से संबंधित, सामाजिक कार्यों से संबंधित, उसके अलावा यहाँ पे राजनीति से संबंधित या फिर एनवायरमेंट की बात करें, इन सारे क्षेत्रों के अंदर इनके द्वारा प्रॉपर वे से रिसर्च किया गया है। उसके अलावा ये क्रिकेट लवर भी हैं और इसके लिए इनकी ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू मैनकाइंड, ये जो किताब है यही दर्शाती है कि इनका जो क्रिकेट है उसके प्रति कितना लगाव है, ठीक है। सो इनकी किताब है ये। उसके अलावा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के इतिहासकार है। इनकी किताबें बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है रामचंद्र गुहा की किताबें फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया था ये बताना है आपको, फटाफट से एक बार आंसर करके बताइएगा। सो फटाफट से आंसर कीजिए। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 ईस्वी में किया गया था। ये कहां किया गया था, ठीक है। ओस्लो में, लंदन में, पेरिस में या फिर स्टॉकहोम के अंदर। सो फटाफट से एक बार आंसर कीजिएगा, बताइएगा यहाँ पे कहां इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। सो ये चीज बताइए, फटाफट से बताइए, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 के अंदर कहां किया गया था। आंसर क्या है हमारा, पेरिस के अंदर, ठीक है। सो याद रखिएगा, पेरिस के अंदर प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 ईस्वी में किया गया था। कहां पे, पेरिस के अंदर, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। ओलंपिक कांग्रेस बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर वे से इसका आयोजन 1894 के अंदर किया गया था। कहां पे किया गया था, इसका आयोजन जो है बेसिकली पेरिस के अंदर किया गया था। ये चीज याद रखिएगा यहाँ से। ओलंपिक कांग्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से एक लार्ज गैदरिंग थी, बहुत बड़े बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे काफी सारे लोग जो है शामिल हुए थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। सो ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो यहाँ पे इसका आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया गया था। प्रॉपर वे से यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इस ओलंपिक कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। ये रेगुलर बेसिकली मीटिंग नहीं थी, रेगुलर ओलंपिक कांग्रेस नहीं थी, बट इसका आयोजन कब किया गया था, इसका आयोजन 1894 के अंदर किया गया था। तो याद रखिएगा कहां पे, पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। सो इतने से क्वेश्चन मुझे आप लोगों से डिस्कस करने थे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है। तो एसएससी जीडी की कक्षा में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लाए हैं प्रैक्टिस बैच लेकर के, आपने यहाँ मेरे बारे में देख लिया होगा। तो आज की कक्षा का जो लक्ष्य है, कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। मैंने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वो दूसरों से शिकायत कम करके किया है। हमें जीवन में शिकायत कम करनी चाहिए, सफलता के लिए कार्य करना चाहिए। तो आज इन्हीं लक्ष्य के साथ हम संकल्प और विकल्प में हमेशा संकल्प को चुनने चाहिए। यह इस साल का आखिरी दिन है और इस दिन जो विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, जो परिश्रम से, कलम से क्या करना है, संघर्ष की कहानी लिखना है, सफलता की कहानी लिखना है, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। आप धन्यवाद कि इस कक्षा में उपस्थित हैं और कुछ न कुछ अपने जीवन में पढ़ करके, सीख करके, ज्ञान ले करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बिल्कुल बहुत देखिए, पांचों उंगलियां घी में मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। तो फटाफट बताते जाएं आप में से कौन लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। आप अपने जीवन में देखते होंगे कि जब आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं
तब आपकी पांचों उंगलियां घी में होती, न कोई प्रश्न होता है, न कोई कमियां होती हैं, सिर्फ आपका कर्तव्य और आपका काम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उंगलियां चाटने को क्या पांचों उंगलियों में घी कहते हैं, या उंगलियों में घी डालकर बैठना, या सब प्रकार से लाभ ही लाभ या हानि होना? आपको सही विकल्प बताना है। इसमें से सही कौन सा है? ए, बी, सी, डी, 4 आंसर दिए हुए हैं आपके पास। बताइए फटाफट प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए यहां पर क्या है, सब प्रकार से लाभ प्राप्त करना, है ना। पांचों उंगलियां घी में होना का अर्थ होता है कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ, मतलब सभी प्रकार से जब आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो रमेश की उंगलियां एसएससी जीडी पास करने पर पांचों उंगलियां घी में थी, है ना। तो सब प्रकार से लाभ, उसका जीवन भी अच्छा हो गया, उसका परिवार सुधर गया, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, उसका समाज में एक स्तर बन गया। ये सारी बातों को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने एसएससी जीडी की परीक्षा पास कर ली। तो जिस बैच में है आपको जम के पढ़ना है, याद करना है, तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। चिड़िया क्या है? पेड़ पर, बाहर, भीतर, अंदर। देखो यहां चिड़िया जो है, कर्ता जो चिड़िया है वो कहां बैठी है? देखो यहां साधन और क्या है, आधार की बात की जा रही है। तो जब कारक विचार आप पढ़ते हैं तब वहां पे आता है अपादान से अलग होने का भाव और एक संप्रदान, है ना। तो यहां पे आपको देखना है कि में, पर, के, ऊपर, के पहले, के बाद। तो चिड़िया किस पर बैठी है? किस पर बैठी है? पेड़ पर बैठी है। चिड़िया किस पर बैठी हैं? पेड़ पर बैठी हैं। तो कारक चिन्हों की पहचान करना सही वाक्यों को बनाने का तरीका है। अगला प्रश्न देखें कौन सा है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? क्या शैल, भुजंग, पवन या पावन? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, शैल, भुजंग, पवन या पावन। चारों विकल्पों में से फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो देखिए पर्वत, है ना। हिमालय पर्वत की परिकल्पना भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से किया। हिमालय नागाधिराज नाम से बहुत सारे निबंध लिखे गए। तो आप जो पर्वत है उस पर्वत को और क्या क्या कहते हैं, यहां पर आपको देखना है कि पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? शैल है। बिल्कुल सही प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो देखो यहां शैल को हम क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं, गिरी कहते हैं, अचल कहते हैं। अचल माने जो स्थिर है, जो चल नहीं सकता। भूमिधर कहते हैं, तुंग नग कहते हैं। तो पर्वत नागाधिराज कहते हैं, तो नग आदि होता है। भुजंग का मतलब सर्प होता है। आही, शेषनाग, नाग, ब्याल, उरग, पन्ना इत्यादि होता है। पवन को हम क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, वात, मारुत, अनिल और पवमान कहते हैं। इसी तरह जो पावन है, पावन शब्द का जो पर्यायवाची है वो पवित्र है, शुचि है, शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल, निर्दोष और पाक है। तो आपको याद करना है, इसको फटाफट याद करते जाइए। आपकी परीक्षा में से इन्हीं किन्हीं शब्दों में से कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? उचित विकल्प का चयन करना है। वाक्य में हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। हम जैसे बीज बोते हैं, तो यहां कोई न कोई अशुद्धि है वाक्य में, इसको सही करना है। देखो क्या है, फटाफट बताते जाइए। आंसर आपका ए है या बी है या सी है या डी है। जैसे वैसे ही पेड़ और फल, या वैसा ही पेड़ और फल, उतना ही पेड़ और फल, जैसा ही पेड़ और फल। चारों में से कौन सा सही विकल्प है? तो देखो हम जैसे ही बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। वैसे ही, ऐसे नहीं होता है, यहां गलत है। वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो यहां देखो हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। उपयुक्त वाक्य सही है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है।
देखो, हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति करेंगे। जो परिश्रम करेगा वही सफलता को प्राप्त करेगा। इसी तरह का वाक्य है, ध्यान रखना है। कोई भी वाक्य ऐसा दे सकता है कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। वैसे ही जो बोया, तो जो कांटा बोएगा उसे कांटा ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत तीव्र चलने वाला आगामी, प्रतिगामी, अल्पगामी या द्रुतगामी। तो देखो, यहां बताना है आपको ABCD चारों में से कोई एक सही है। जो बहुत तीव्र चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है, बताते जाइए फटाफट। देखो, ये वक्त बहुत तेजी से चलता है। वक्त किसी के हाथ में नहीं है, तो वक्त की पहचान कर ले। हे मनुष्य, सफलता को प्राप्त कर ले। तो देखो, यहां बहुत तीव्र चलने वाला जो होता है उसे द्रुतगामी कहते हैं। जो बहुत तीव्र चलता है उसे क्या कहते हैं, द्रुतगामी कहते हैं। देखो, आगामी जो आगे आने वाला है, जो आगामी मतलब जो रिजल्ट आपका है वो आगे आने वाला है, आगामी। प्रतिगामी, प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाने वाला। प्रतिगामी कौन है, जो प्रतिकूल या विपरीत दिशा में जाने वाला है। अल्पगामी, बहुत धीमे चलने वाला। अल्पगामी, जो बहुत धीरे चलता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पगामी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शब्द क्या है, सर्वदा। शब्द क्या है, सर्वदा है। सर्वदा को क्या कहते हैं, सरिता, सदा, यदा, कदा, सब तरफ। तो सर्वदा को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग फेसबुक के प्लेटफॉर्म में किसी और जगहों पर जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं एक ही प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर आकर हमारे साथ मैसेजिंग करते हुए जुड़िए। तो देखो, सर्वदा का क्या होता है, यदा कदा। सर्वदा, सर्वदा। सरिता का मतलब होता है तालाब, सरोवर। सदा मतलब कभी कभी, और सर्वदा मतलब क्या होता है, सब तरफ। सब तरफ मतलब एक तरफ। सब तरफ का विलोम शब्द यहां देखो, यहां क्या है, विलोम बताना है। तो सर्वदा माने सब जगह, सब तरफ, है ना। और यदा कदा, कभी कभी, एक तरफ। यहां विलोम शब्दों को आपको याद करना है कि सर्वदा का विलोम क्या होता है, सरिता, सदा, यदा कदा, सब तरफ। देखो, सरिता मतलब नदी, और सदा मतलब लगातार, और सब तरफ मतलब, है ना। तो विलोम है। सदा का मतलब होता है कभी कभी। सरिता का तालाब या सरोवर विलोम होता है। सरिता मतलब नदी होता है, और उसका विलोम क्या होता है, तालाब या सरोवर होता है, जो एक निश्चित आकृति में होता है। और सब तरफ का एक तरफ होता है। पक्का आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर सी दिया बिल्कुल सही है। लगातार बने रहें अगले प्रश्न के साथ। तो क्या है, वाक्य में त्रुटि को पहचान करना है। विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। देखो, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। यहां कुछ वाक्य में त्रुटि है, इसको पहचानना है। क्या उत्पन्न कर दी है, इसमें त्रुटि है, या का समस्याएं, इसमें त्रुटि है। अनेक प्रकार, या इसमें है, या विकास वाहक उपकरणों ने। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा लगाए तो आपका उत्तर सही हो जाए। फटाफट बताते जाइए, A, B, C या D। तो बताओ फटाफट इन प्रश्नों के उत्तर। देखो, ये सच्चाई है कि विकास वाहक उपकरणों ने, जो मशीनी तंत्र है, उसने बहुत सारा काम तो किया है, लेकिन उन्होंने अनेक प्रकार की समस्याएं भी दी। गांधी जी ने, उनका जो एक पत्र था, छोटे से यात्रा में उन्होंने वर्णित किया था, हिंदू स्वराज में उन्होंने कहा था कि जो जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो हमारे समाज में क्या करती हैं, बहुत तरीके का अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो देखो, क्या है, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी है। यहां पर क्या हो जाएगा, की समस्याएं हो जाएंगी, लेकिन यहां पर आपका त्रुटि कौन सा है, का में।
विकास समस्याएं नहीं होगा, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है, परफेक्ट है जिन्होंने आंसर बी दिया है। अगला प्रश्न देखो, गद्यांश का प्रश्न है। गद्यांश को पढ़ करके सही प्रश्नों का उत्तर लगाना है। तो क्या है? आज के युवा कल के भविष्य है। आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। आज के युवा कल के भविष्य हैं। तो जो लोग आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यही तो आज हमारे भविष्य हैं। और यह जो भविष्य है, देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना, अब यहां आपको भरना है, एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। युवाओं में क्या होती है? इतनी शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग क्या होती है? अलग होती है। अब आपको यहां पर भरना है, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना प्रतिदिन, इन्हीं सब की देन है कि आज हमारी सेना प्रतिदिन होती जा रही है। परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है। अब देखो, परंतु किन्हीं कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण अपने नैतिक, अब देखो यहां कुछ भरना है, कि अवहेलना करने लगे। अपने नैतिक की क्या करने लगे हैं? अवहेलना करने लगे हैं। तो अब आपको इस प्रश्नों के, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला क्या है? पहला कह रहा है देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना, अब खुशी, साहस, शांति, पानी, कौन सा शब्द सही है? तो फटाफट बताते जाइए कि युवाओं में देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। हम जो नए लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वह जोश के साथ होता है। युवाओं में इतना क्या है? इतना साहस। युवाओं में क्या है? इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो देखो यहां साहस शब्द है। साहस जो करने की क्षमता होती है, चुनौतियों का सामना करने में युवा सबसे आगे होते हैं। तो इस प्रश्न के आलोक में आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें कि उपयुक्त में क्या होगा कि इनके जीने की अपनी एक क्या होती है? अलग शैली, जिज्ञासा, उत्साह या तरीका होता है। इनके जीने की अपनी क्या होती है? एक अलग शैली, जिज्ञासा, उत्साह या तरीका। चारों में से कोई एक सही है। फटाफट बता दे प्रश्नों के उत्तर। तो देखो क्या कह रहा है, इनके जीने की अपनी एक अलग शैली होती है। इनके जीने की अपनी अलग एक क्या होती है? शैली होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि हम जो युवा होते हैं उनके जीवन जीने की एक अलग शैली होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डर, प्रेम, सपना या आदर क्या होता है? क्या युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डर होता है, या प्रेम होता है, या सपना होता है, या आदर होता है? फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते जाएं। तो यहां पे देखो क्या है, बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो उपयुक्त का चयन करना। यदि आपने उपयुक्त का चयन कर लिया तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पे क्या है? युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का क्या होता है? सपना होता है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का सपना होता है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनका लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो विविध प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन, इन्हीं सब की नया सपना सजोने की, इन्हीं सब की देन है
कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन कमजोर, मजबूत, दुर्लभ, दुर्बल या मलिन होती जा रही है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही उत्तर है। फटाफट बताते जाएं, जरा विचार करिए, चिंतन करिए कि कौन सा शब्द आज इन्हीं सब की देन है, आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? मजबूत होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इन्हीं सब की देन है कि आज हमारी सेना दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल सही आंसर बी है आपका। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है। देखो क्या कह रहा है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं। जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। देखो, समाज संक्रमित जब होगा तो सबसे पहले मूल्यों का ही आच्छादन होता है, गिरावट होती है मूल्यों में। मूल्य क्या करते हैं? संस्कृति का ही निर्माण करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह गद्यांश आपसे कह रहा है कि परंतु कई कारणों से युवाओं ने पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। नैतिक मूल्यों की क्या करने लगे हैं? अवहेलना करने लगे हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्या है उपयुक्त शब्द। हम घूमने जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे, गाएंगे। हम घूमने का संबंध किससे है? हम घूमने क्या करेंगे? जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे। फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है आपके लिए। देखो, एसएससी जीडी में कठिन प्रश्न नहीं पूछता है। व्याकरण से संबंधित वर्ण, शब्द, वाक्य, पद यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। देखो, यहां अशुद्धियों से प्रश्न आते हैं और अशुद्धियां संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की, अव्यय की होती हैं। साथ में जो वर्णमाला की जो अशुद्धियां हैं उनको पकड़ना है कि स्वर की अशुद्धि, व्यंजन की अशुद्धि, द्विगुण व्यंजन की अशुद्धि, आपको वही पकड़ना है, अशुद्धियों का चयन करना और उपयुक्त शब्दों का। क्यों? यदि यह अज्ञान बृहद होगा तो सही शब्द आप तुरंत ही पकड़ लेंगे। तो आप देखिए कि हम घूमने क्या है? जाएंगे। हम घूमने क्या है? जाएंगे। वाक्य बिल्कुल सही है। हम घूमने देखेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, घूमने जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वर्तनी का चयन करें। रूपवान, 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 रूपवन। यहां एक मात्रा डबल मात्रा आ गया है, एक कर दीजिए। रूपवान या रूपवान, रूपावन, रूपावन। देखिए, कोई दोनों में से एक सही है। ऐसे तो इस विकल्प के आलोक में रूपवान, रूपवान, बान हो जाना चाहिए था, रूपवाम देखिए लिखा हुआ है। तो यहां पे शब्द क्या है? रूपवान बिल्कुल सही है। रूपवान, रूप है ना, यहां वन कर दीजिए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वान ये गलत मात्रा, ऐसे लिखते हैं रूप व न। तो इस विकल्प के आरक में आप इस विकल्प को देख सकते हैं पन। ठीक है, पक्का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, बिल्कुल। फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। अब यहां देखो, सरल सा वाक्य है लेकिन वाक्य पढ़ते ही गलती नजर आ रही है। नहीं बैठने देता, नाक का ऊपर, सौरभ अपनी, मक्खी भी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प गलत हो रहा है या कोई न कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है त्रुटियों को। फटाफट बताते जाएं कि कौन सी इसमें त्रुटि है। देखो, सौरभ अपनी नाक का ऊपरी मक्खी भी नहीं बैठने देता। अब नहीं बैठने देता तो सही लग रहा है, नाक का ऊपर, सौरभ अपनी, मक्खी भी। तो आपको बताना है इन चारों में से
कौन सा सही है? देखो सही आंसर है बी। देखो यहां सौरभ अपनी नाक के अगर लगा दें, के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता, तो यह वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नाते यहां पे का की जगह के का प्रयोग होगा, तो इस नाते यहां ये गलत वाक्य है, त्रुटि को पहचान लिया गया है। तो क्या है? सौरभ अपनी नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता, सही वाक्य है। अगला देखते हैं, पर्यायवाची शब्द बताना है किनारा, गंगा, तट, नदी, संगम। तो संगम का क्या मतलब होता है? जहां दो नदियां मिलती हैं। और नदी का मतलब तो जानते हैं, जो आप पूरे समाज में नदी आप लोग जानते हैं। गंगा क्या है? यह एक नदी है। तो सही विकल्प का बता दें कि कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है। देखो पर्यायवाची शब्दों को याद करने का तरीका है, रोजाना 1 से लेकर 10 तक पहले अ वाले, फिर आ वाले, फिर ई वाले, फिर क वाले, ख वाले जो शब्द हैं, ऐसे क्रम करके 10-12 पेज होते हैं। यदि आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तट। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तट है। तो यहां पर किनारा किससे संबंधित है? तट से संबंधित है। देखो किनारा को हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं, सीमा कहते हैं, तीर कहते हैं, कगार मतलब किनारा होता है कूल। और गंगा नदी है, मंदाकिनी, भगीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, सुसरिता, देवनंदी, जानवी, सुरसती, त्रिपथगा, सूरसरी, त्रिपथगा। और नदी का क्या होता है? तनुजा, तरणि तनुजा, तट तमाल, तरवर बहुछाए, सरिता, सरिता सी कोमल बहती है, शैवालिनी है ना, अपगा, नीमग्गा, तटिनी, सरिशारंग, दरिया, तरंगिणी है ना। और संगम का मतलब होता है मेल, मिलाप, संयोग, संग, साथ, संबंध, संगति। तो ऐसे पर्यायवाची शब्दों को जो महत्वपूर्ण, देखो ये पेपर आया हुआ है, मैं आपके सामने जो प्रश्न लाता हूं वो प्रश्न पत्र कहीं न कहीं लेटेस्ट प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ाने का काम किया है। जो आए हुए प्रश्न हैं, मानक प्रश्न, मैं प्रश्न भी संख्या में लेकर आता हूं, जिससे कि आप रोजाना कितने देर में हल कर लेते हैं ये भी आपको पता चल जाए। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक, वाक्य का चयन करना है। गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या लड़ाई करते हैं। तो यदि आप लोग अच्छे बालक हैं तो क्या करते हैं, फटाफट बता दें। यहां देखो पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई है ना, दौड़ाई, बिल्कुल इस तरह के शब्द हैं। तो देखो अच्छे बालक क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छे बालक क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। जिन्होंने आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है आपका उत्तर। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। पत्रकार, पत्राकर, पत्रकार, पत्रकर, चारों विकल्प हैं। पत्रकार शब्द के लिए बताइए कौन सा सही है। देखो जो सूचना को देते हैं, है ना, आजकल तो सब रिपोर्टर हो गए हैं, जो सूचना को समाज में क्या करते हैं, कोई घटना का जो वर्णन करते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? पत्रकार कहते हैं। पत्रकार, पत्र और कार, जो पत्र लेखन का कार्य करते हो, पत्रकार कहते हैं। सूचना जो आज 3 माध्यमों में बट गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पूरा दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम के रूप में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिस्थापित करना है सही अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व। लिपियों की महत्व है। अब यहां कुछ गलती है। देखो अक्षरों से बनी लिपियों, देखो लिपियों के महत्व है, लिपियों ने महत्व है, लिपियों को महत्व है या लिपियों का महत्व है। चारों में से किसी एक विकल्प पर आपको आना है। बताइए कौन सा सही है फटाफट। तो अक्षरों से, अक्षरम नक्षरम विद्यात अश्नो 13वां सरोक्षरम। अक्षर वे हैं, क्या है अक्षर? जो नष्ट नहीं होते। तो
तो अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखो क्या कह रहा है, अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है, की नहीं, लिपियों का महत्व है। तो यहां पे ये गलती है, तो प्रतिस्थापित कर देंगे, लिपियों का महत्व है, अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो योग जो है, भारत ने योग दिवस की शुरुआत की और आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। तो योग का विलोम शब्द क्या है? निरोग, संयोग, आसन या वियोग? बताइए फटाफट प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग। तो क्या है योग का विलोम शब्द? बताओ, फटाफट बताते जाना है। जुड़ते रहिए आप सभी लोगों का। जो हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर बच्चे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं यूट्यूब पर आकर के जुड़ें और साथ में अपनी कक्षाओं को कंटिन्यू करें। तो यहां देखिए क्या है, योग का मतलब होता है संबंध बनाने का काम, और वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना। योग और संयोग तो पक्की बात है, आप लोग को याद हो गया होगा। आइए देखिए, निरोग का विलोम होता है रोग। निरोग को क्या कहते हैं? रोग, या रोग का विलोम क्या है? निरोग। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, आसन और कठिन, आसान और कठिन। कठिन का विलोम क्या है? आसान, या आसान का विलोम क्या है? कठिन। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ। सदा रहने वाला, शाश्वत, संविदा, सदाचारी या सदाशील? एक शब्द में उत्तर देना है कि सदा रहने वाला, सदा रहने वाले को क्या कहते हैं? फटाफट बता दे प्रश्नों के उत्तर। आप लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या है, सदा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत। सदा रहने वाला कौन होता है? शाश्वत। उत्तम आचरण करने वाला सदाचारी होता है। उत्तम आचरण जो करता है वो सदाचारी होता है। ठेका पर किया गया कार्य संविदा होता है। ठेका पर जो कार्य किया जाता है वह संविदा होता है। हमेशा शील धारण करने वाला सदाशील होता है। हमेशा शील धारण करने वाला सदाशील होता है। जिसने सदाशील होता है, हमेशा शील अच्छे गुणों से होता है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरना है, वह आलमारी, वह आलमारी, रंग, कपड़ा, लोहे, मिट्टी, रंग, कपड़ा, लोहे, मिट्टी, वह आलमारी किससे बनी है? अब यहां आपको सही शब्द का चयन करना है। तो बताओ फटाफट, उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कि वह आलमारी लोहे की बनी है। वह आलमारी किससे बनी है? लोहे की बनी है। आलमारी मिट्टी से नहीं बनती, कपड़ा और रंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उपयुक्त खंड को क्या है? प्रतिस्थापित करना है। क्या है वाक्य? दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर हरे हैं। तो यहां पे कुछ गलत है वाक्य, इसको सही करना है। दादी जी पूजा कर रही थे, दादी जी पूजा कर रही हैं, दादी जी पूजा कर रहा है, दादी जी पूजा कर रहे हैं। तो यहां आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रही हैं। वाक्य बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपयुक्त वाक्य, सबसे सही वाक्य क्या होगा? कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रही हैं। दादी जी क्या कर रही हैं? पूजा कर रही हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। तो यहीं पर आज के प्रश्नों के साथ आपको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पढ़ते रहें, तैयार करते रहें। ये साल बदल गया, लेकिन हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। जम के पढ़िए, याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए देखिए रीजनिंग के आज के हमारे इस पिटारे में क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए। तो एक एक क्वेश्चन बहुत यूनिक, बहुत कीमती है, तो आप सभी लोग उसे 1 बाय 1 करें। मैं शाह मसारे आप सभी लोग का वेलकम करता हूं वंस अगेन राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आज हम सभी लोग रीजनिंग में देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशंस के लिए और साथ ही साथ एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन को पहले आप अपने से सॉल्व करेंगे, उसके लिए वीडियो को पहले पॉज करिएगा,
सॉल्व करिएगा, अपना आंसर कमेंट करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मेरे बारे में। मैं श्याम आचार्य, कंप्लीट किया है एमएससी विद मैथमेटिक्स। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच कर चुका हूँ, जिसका फायदा उठा के 5,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा किया है। मैं बात कर रहा हूँ पहले प्रश्न की, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है। 30 सेकंड टाइमर यहाँ पे रन कर रहा है, बट टाइमिंग में हटा रहा हूं अभी। ये पूरी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तेजी के साथ बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला सवाल दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है कि आपका नट एंड बोल्ट का रिलेशन अगर रिंचेस से है, स्क्रू का रिलेशन आपका स्क्रू ड्राइवर से है, तो ऐसे नेल यानी कि कील का किसके साथ रिलेशन होगा? तो भाई देखो, नट एंड बोल्ट को जो टाइट करता है या फीट करता है वो हमारे पास रिंच बोलते हैं, रिंचेस वो करता है। स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर टाइट करता है या फीट करता है। ऐसे ही हम बात करें नेल यानी कील की, तो कील को फीट करता है हैमर, हथौड़ा। करेक्ट आंसर आएगा हैमर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। अगर आपका आंसर भी सी नंबर ऑप्शन है तो सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर करके अपने सारे दोस्तों को बताइए। हर एक क्वेश्चन यूनिक और इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है ग्रेट, सवाल नहीं ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे ग्रेट वर्ड दिया हुआ है, ग्रेट वर्ड का कोड आपको निकालना है, आइडेंटिफाई करना है और आंसर बताना है कि क्या होगा वेल का कोड इन ऑप्शंस में से कोई एक। तो हमारे पास सारा का सारा जो शब्द है उन पे बाद में जाएंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है, आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा ग्रेट का कोड जो ये दिया हुआ वो कैसे दिया हुआ। जब भी नंबर कोडिंग के टाइम जो डिटेल में मैंने एक वीडियो दिया हुआ उसमें आपको बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो नंबर कोडिंग का खास करके, तो सर के ऊपर जो भी वर्ड का कोड दिया हो उस पे पहले सबसे पहले क्या करें, इसे मत देखिए, उसके ऊपर आप पोजीशन वैल्यू लिखिए। तो मैं अगर जी की बात करता हूं तो जी का में 7 लगता है, आर का 18 लगता है, ई का 5 लगता है, ए का 1 और टी का 20। ध्यान से देखिए ये सारे पोजीशन वैल्यू यहाँ पे लिखे गए। जैसे सबसे लास्ट में टी का 20 सबसे आगे लिख दिया गया, ए का 1 ये रहा हमारे पास, उसके बाद ई का 5 ये रहा हमारे पास, उसके बाद आर का 18 ये रहा हमारे पास और जी का 7 ये रहा। यानी जस्ट रिवर्स ऑर्डर में उनके पोजीशन वैल्यूज को लिखी गई है। तो अब बात कर ले जाते हैं हम लोग वेल का। तो वेल में भी वही काम किया जाएगा, आगे वर्क का भी यही काम किया गया है एंड गोइंग का कोड भी ऐसे ही किया गया है। तो एल का 12, देन दूसरा एल का 12, ई का 5 और डब्ल्यू का 23। अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद नहीं है तो मेरे वीडियोस पे जाइए, जो कि कंप्लीट जो प्लेलिस्ट बनी है 48 क्लासेस की, उसे जाके देख लीजिए। सारे के सारे क्लासेस में आपको डिटेल में ये चीज देखने को मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल गारंटेड बैच में आपको डिटेल में दिया हुआ क्लासेस, ठीक, कैसे याद करनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी, वो सब कुछ, ठीक है। तो 12 12 5 23, तो 12 12 5 23 हमें चौथा नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चौथा नंबर ऑप्शन विल बी द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। वीडियो को पॉज करिए पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सबसे पहले आंसर आप कमेंट करके देखिए कि क्या होगा सही जवाब अकॉर्डिंग टू यू ऑल। तो हमारे पास देखिए पूछ रहा है 2-2 युग्म दिए गए हैं, आपको और निकालना। देखिए इतना बड़ा डिटेल हमारे पास है। जब पहली बार कोई कैंडिडेट इस क्वेश्चन को देखता है तो ये इस क्वेश्चन को रीड करता है, समझने में टाइम देता है। बट जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, श्याम सर की क्लास यानी मेरी क्लासेस में आप रेगुलर विजिट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टूड करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए रिलेशन निकालिए। 25 और 100 का आपस में है कि 4 गुना लिखा हुआ, पहले का 4 गुना, दूसरा है 22 का ये 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक ही ऑड होगा। फिर 24 का 96 कितने गुने हैं? 4 गुने हैं। और 18 का 72 भी हमारे पास कितने गुने हैं? 4 गुने। यानी सब 4 गुना चल रहा है, सिवाय बी के जो हमारे पास अलग है वही हमारा करेक्ट आंसर है, एक्सेप्ट 1 जो मांग रहा था हमसे। कोई एक जो विषम है, जो विषम संख्या हमें पता करनी थी, विषम संख्या युग्म, वो हमें पता चल गई है, वो है सेकंड नंबर ऑप्शन 22 66। क्योंकि बाकी सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न है हमारे पास 4 गुने का, बस इसमें हमारे पास 3 गुने का है। ठीक है बच्चे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे रिलेशन, अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि कार का रिलेशन बोनट के साथ दिया है, तो आपको आगे बताना है आगे उनका किसके साथ रिलेशन होगा। ये तो देखो बड़े आराम से मैं आपको बात बताऊं कि कार का अगला हिस्सा, अगर हम कार को आगे से देखते हैं तो उसका जो अगला हिस्सा होता है उसे हम बोनट के बोलते हैं, है ना। ऐसे बोट का आगे का हिस्सा क्या होगा हमारे पास? तो बोट के आगे का हिस्सा कभी पोर्ट नहीं होता, कभी मस्ट नहीं होता, कभी स्टर्न नहीं होता, वो क्या होता है? बो होता है। तो बो इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी है। सी नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या दिया हुआ है।
हमें अगले सवाल में पूछा गया है कि ये हमारे पास अगर दिया हुआ है से दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, इनमें से कौन सा है जो इस फिगर में दिखाई दे रहा है। देखिए मल्टीपल चीजें हैं, आप 1 बाय 1 सभी पे जा सकते हैं और देखने की ट्राई कर सकते हैं कि कौन कहाँ दिया हुआ। अगर मैं सबसे पहले वाले डायग्राम की बात करता हूं तो मुझे ये बॉक्स और ये बॉक्स एक दूसरे कट करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर दो छोटे स्क्वायर नजर आ रहे हैं। दो छोटे स्क्वायर नहीं है इसलिए ए नंबर ऑप्शन नहीं दिखेगा। मैं चलता हूं बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन में हमारे पास देखिए जो डायग्राम वो दिख रहा है, 3 बॉक्सेस बैक टू बैक, एक चौथा इधर लंबा सा। तो मुझे 3 बॉक्सेस ये बैक टू बैक, एक चौथा लंबा सा दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन तो दिख गया। बाकी ये दोनों क्यों नहीं दिख रहे हैं तो ये फटाफट देख लेते हैं। ये जो छोटे छोटे डब्बे टाइप के दिख रहे हैं ना, ये हमें जो कहीं पे भी नहीं नजर आया, दैट्स व्हाई ये भी गलत। सेम वहां पे भी एक पतला सा लंबा सा जो स्किप दिया हुआ ये भी नहीं दिया, तो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बी के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो को पॉज करिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए समय रहते और तेजी के साथ। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करिए, हर बार की तरह ऐसा कुछ करना होगा। चलिए वीडियो प्ले किया है तो आप लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लाइंट के हर एक मेंबर ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। मेंबर बोले तो लेटर्स, तो CL को LC कर दिया, जस्ट पहले 2 मेंबर को रिवर्स कर दिया, फिर अगले 2 मेंबर्स को IE को EI कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर उसके बाद NT को TN कर दिया, जस्ट रिवर्स। क्लोज्ड में भी CL को LC कर दिया, फिर OS को SO कर दिया, फिर ED को DE कर दिया। तो फैमिली की बात करें तो ये हो गया AF, फिर इसके बाद IM, इसके बाद YL, ये हमारे पास फैमिली का कोड बनेगा, जिसमें ये हमें दिख रहा है AF इसमें नहीं है, इन तीनों में AF के बाद IM इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, उसके बाद YL जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन में है, थर्ड नंबर ऑप्शन में LY दिया हो जो कि गलत हो जाएगा। तो सही जवाब हमारे पास दिखा सेकंड नंबर ऑप्शन। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या होगा सही जवाब। अरे यार ये उठ नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे एक लेटर्स की सीरीज दी गई है। लेटर सीरीज के लिए एक रूल बताया था मैंने, डिटेल वीडियो आप पीछे देख पाएंगे, जैसा मैंने बताया प्लेलिस्ट में यहाँ पे बेसिक्स सारी दी हुई है। रूल मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे पास लेटर सीरीज दी गई हो तो पहले मेंबर को पहले मेंबर के साथ रिलेट करें, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे तीसरे साथ। तो देखिए W का 23 होता है पोजीशन वैल्यू। नंबर्स में खेलने में आसानी होगी क्योंकि आप ABCD को जोड़ना घटाना नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। उनसे मैं ये कम किसके कंपैरेटिव कह रहा हूँ, किससे अनुमान लगा के, वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि जब से हम जानने लगे हैं नंबर्स को और जब से जानने हम लेटर्स को, तो हम नंबर्स में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो देखिए 23, फिर 20, 3 कम हुआ 17, फिर उसके बाद 14, 14 में से 3 गया 11, 11 किसका होता है K का। तो K से स्टार्ट होने वाला लेटर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड, दैट इज बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी ही हमारे पास सही जवाब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये हमारे पास दिया है एक मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, बोल रहा है MN पे मिरर है, तो अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा। तो वीडियो को पॉज करिए, तुरंत पॉज करिए, पहले आप आंसर मार्क करिए। वीडियो को प्ले किया तो जाहिर सी बात आप सोल्यूशन मोड पे आना चाह रहे हैं। देखिए जब भी ऐसा कुछ मिरर इमेज हमारे पास आए बनाने के लिए या समझने के लिए या आंसर टिक करने के लिए, तो आप हमेशा याद रखें मिरर के नजदीक का एलिमेंट जो भी होगा उसका मिरर इमेज सबसे पहले बनेगा। तो मिरर के नजदीक 5 है तो 5 का मिरर इमेज बनना चाहिए। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट भी यही है, नजदीक एलिमेंट नजदीक, यानी इसके तरफ ये सीधी लाइन तो दी हुई है तो दूर की तरफ सीधी लाइन नीचे है तो दूर की तरफ नीचे आएगा, फिर कर्व मिरर की तरफ होते हुए, तो मिरर की तरफ कर्व होते हुए ऐसे, यानी 5 का मिरर इमेज कुछ यूं। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा क्योंकि वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में मदद करेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो इस टाइप का 5 लेफ्ट साइड में किस में दिख रहा है, पहले में नहीं दिख रहा, बाकी सभी में। उसके बाद G जो है उसका उल्टा वर्जन बनेगा, यहाँ सीधा दिया है इसलिए गलत, और यहाँ पे इन दोनों में ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7, सीधा 7 तो नहीं बनेगा इसलिए बी नंबर ऑप्शन। तो ये 7 बनेगा ना, G के बाद फिर अगला 7 बनना चाहिए, 7 उल्टा बनना चाहिए, सेम 7 के जैसा 7 नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ, या हमारे पास ये दिख रहा है रोटेशन की अनुमति अगर आपको ना हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप रोटेट मत करिए इस डायग्राम को, तो आप ढूंढिए कि इस ये किस में दिखाई दे रहा है।
यह सारे ऑप्शन लगभग सही लगते हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एक बारीकियों से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा नहीं दिख रहा होगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करने जाता हूँ इस डायग्राम की, यानी कि एक हमारे पास रेक्टेंगल जैसा दिखना चाहिए, एक बड़ा रेक्टेंगल, एक छोटा रेक्टेंगल। ये लंबा और एक पतला, ये दोनों एक दूसरे की तरफ कट होते हुए भी हमारे पास मेंबर नजर आने चाहिए, जो कि मुझे पहले वाले ऑप्शन में, ये अगर मैं लेता हूं तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लंबा वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। मैं चलता हूं बी नंबर ऑप्शन पे। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है एक बड़ा सा बॉक्स, फिर इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो बॉक्सेस एक दूसरे कट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशंस को ब्रेक करने के लिए, तो क्योंकि वो नीचे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं ये हमारे पास, क्योंकि ये ऐसा विचित्र डायग्राम, बाकी को देखते हैं, बाकी को देखते हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा। बाकी सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास दो बॉक्सेस पैरेलल हमारे पास एक दूसरे को होने चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, और उनके बीच से एक डंडी जानी चाहिए, जो कि मुझे ये वाला बॉक्स एक बार यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन नीचे ये वाली जो लंबी वाली बॉक्स थी उसकी मिसिंग है, दैट्स व्हाई सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। डी नंबर ऑप्शन में भी हमारे पास एक खड़ा वाला जो ये वाला है हमारे पास, ये नहीं दिखाई दे रहा किसी भी डायग्राम में। अगर वो थोड़ी देर के लिए इसको वैकेंट वाले को मानते हैं तो उसके नीचे ये वाला जो बॉक्स हमारे पास है फिर वो नहीं बनेगा, तो डी भी नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन सही बनेगा। क्योंकि देखो वो वाला जो डायग्राम है मुझे थोड़ी देर बाद यहां कहीं नजर आता हुआ नजर आया है कि अगर मैं ये वाले के बारे में बात करूं, तीन तीन बीच में एक स्क्वायर, ऊपर बड़ा नीचे बड़ा, ये हमारे पास हो गया, और ये वाली डंडी यहां से यहां तक गई है, ठीक है, फिर यहां से यहां से यहां तक ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसे रेड कलर से करता हूं, यहां से यहां तक ये चीज दिखी है, फिर उसके बाद ये यहां से यहीं तक है, ये दिखाई दे रहा है, फिर उसके बीच में भी आप लाइनें देखोगे तो मैच कर जाएगा बीच वाली लाइनें। फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले बॉक्स के बारे में बात करें तो ऊपर वाला बॉक्स आप थोड़ा इससे बड़ा ही कंसीडर करना पड़ेगा, राइट साइड के ठीक ऊपर ये, हाँ ये वाला बॉक्स आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से और बाकी हमारे पास बड़ा बॉक्स की तरह काम कर जाएगा, ये वाला हमारे पास डायग्राम पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास डायग्राम यहाँ से यहाँ तक रेडी बन जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो मैच करती हैं, मैच करने के बाद बन जाती है। वो कौन सा ऑप्शन बना? वो बी नंबर ऑप्शन। एक्चुअली बी नंबर ऑप्शन पे इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगा क्योंकि वो पूरा डायग्राम हर एक चीज इसमें मैच कर रही थी, बट कहाँ से, बाकी को एलिमिनेट कर दिया, काम बन गया हमारे पास। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है इन सारे ऑप्शंस को फीड करिए, फीड करने के बाद करेक्ट आंसर तक पहुंचाइए। तो आप लोगों को एक जुगाड़ मैंने बहुत दिन पहले बताया था, उसी जुगाड़ को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुका है अब तक। तो दो हिंट मैंने बताई थी कि इक्वल की पोजीशन देखो कहाँ पे है सारे ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जा पाओगे आप। ऑप्शंस देखिए इक्वल कहाँ, अगर ये 62 के इक्वल इतना कुछ चाहिए तो ये दिमाग लगा लो कहाँ पे होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिवाइडेड है, डिवाइडेड ऐसे जगह ना हो जिसके डिवाइडेड होने के बाद पॉइंट में वैल्यू आ रही हो, तो वो भी ऑप्शन आप देख लो फटाफट। बहुत जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरे, इसे 6 डिवाइडेड बाई 81 बोल रहा है। 6 डिवाइडेड 81 कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं देगा, वो हमेशा क्या देगा, वो हमेशा देगा पॉइंट में वैल्यू, पॉजिटिव ही देगा बट पॉइंट में दे देगा, पॉइंट में देगा। हमारे पास आंसर जब भी इक्वल टू होगा पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये दो चीजें दिमाग में लगाओ, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे दे दिया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, क्यूब एंड क्यूबॉइड के आप लोगों ने टॉपिक पढ़ी होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा डाइसेस जब पढ़ाया था, दो टाइप के डाइस क्लास ली थी। एक नॉर्मल डाइस की क्लासेस ली थी, सारे रूल्स बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन के, और दूसरा मैंने बताया था ओपन डाइस को कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज डाइस दिया हुआ है, तो इनसे रिलेटेड बात करें तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास इन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आपको करना क्या है, इन दोनों डाइसेस में कंपेयर करिए कि कितने मेंबर कॉमन है। डजंट मैटर वो नंबर लिखे हो, सिंबल्स हो, या ऐसा कोई शब्द लिखा हो, या कलर खुद ही करके दिया गया हो। तो हमने ये देखा कि हमें दोनों में कॉमन है, दैट इज येलो कॉमन है, येलो, और कुछ कॉमन है, यस रेड कॉमन है। अगर दो मेंबर कॉमन है तो ये दोनों के बारे में आप नहीं बता सकते, ये रूल बताया था मैंने आपको। कैसे ये रूल डिराइव हुआ, किस तरीके से बना, वो आपको बेसिक क्लासेस में पता चलेंगे, जो कि पीछे मैंने बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं।
गारंटेड बैच ऑफ एसएससी सीजीएल, उसमें मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। डाइस टॉपिक में सीधा जाइएगा आप, ठीक है। तो ये दोनों मेंबर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, व्हाइट के अपोजिट ग्रीन होगा, ये कंफर्म। ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। तो किसके अपोजिट पूछा है, व्हाइट के अपोजिट पूछा है, तो व्हाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन, जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलो बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम इसको पंच करने के बाद ओपन करते हैं, तो ये कट करने के बाद ओपन करते हैं। तो फिर से रूल मैंने एक बात बताई थी आपको, फिर से बता दे रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे लास्ट में जाना होगा। यहाँ इसको देखिए, ये किधर से फोल्ड हुआ, इधर राइट में, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन इधर राइट में ओपन होगा। तो ठीक इसका मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। इसका हमेशा क्या बनेगा, मिरर इमेज। ये बन गया। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाइए कि जो पोर्शन जिस एरिया में है आपके आंसर डायग्राम में, वो पोर्शन उस एरिया में चाहिए। तो देखिए इसमें भी है इस पोर्शन चारों ऑप्शन में, ठीक है, यहां तक सेफ। अगला राइट साइड में ये चाहिए, तो ये इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से करेक्ट आंसर आएगा। अब जब इसको नीचे देखो, नीचे से ऊपर गया था, अब इसको नीचे ओपन करेंगे तो नीचे तो इसका तो मिरर इमेज बनेगा। तो ये चार जो बॉक्सेस है यही बनेंगे, और उसके नीचे एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, बीच में आएंगे दो सर्कल, ये बनना चाहिए। तो दो सर्कल बीच में इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत। करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन। तो जो मैं बोल रहा हूं यही आपको बहुत तेजी के साथ आपके माइंड में करना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड के अंदर कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्पीड पकड़ चुके हैं। चलिए देखता हूं और भी है क्या क्वेश्चन हमारे पिटारे में। यस, हमारे पिटारे में एक और क्वेश्चन दिया गया है। हमसे बोल रहा है कि इसे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। तो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा हमारे पास आता है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए, वो है कि आपको ये डिक्शनरी पता होनी चाहिए। ये क्लियर कर दिया है कि ये कौन सी डिक्शनरी, भाई इंग्लिश डिक्शनरी है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचेंगे, यानी ABCD जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसके अकॉर्डिंग। तो ए सबसे पहले आता है, तो हम डिक्शनरी में भी ए से रिलेटेड शब्द पहले रखते हैं, बी बाद में, तो ए के बाद हम बी को, लेकिन सी से पहले, सी वाले फिर। अगर एक ही लेटर के दो शब्द है, जैसे एप्पल एंड एंट, ठीक है, या एंड ले लो, एप्पल एंड एंड, ठीक है, तो एप्पल पहले होगा या एंड पहले होगा, तो ए से दोनों है, तो आप पहले अक्षर को छोड़िए, दूसरे अक्षर के पास जाइए। तो ए डबल पी यानी पी आया, ए एन डी एन आया, तो एन और पी में से पहले कौन आएगा, तो आपको पता है एन पहले आता है, पी बाद में, तो आप एंड को पहले रखेंगे, एप्पल को बाद में। ये सीक्वेंस हमारे पास होती है। बस इतना अच्छी दिमाग में लगाना है और क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एस से ही सारे शब्द हैं, तो उसको भूल जाना होता है। दूसरे लेटर के पास जाते हैं, वो भी ए है, उनको भी भूल गए। उसके बाद देखिए एल भी है, 3 बार एल है, 2 बार एन है, तो जाहिर सी बात है एन बाद में आएगा, एल पहले। तो एल तीनों पहले में से कौन पहले आएगा, वो एल को कैंसिल करके पता चलेगा। पहले आएगा ई वाला, यानी 5 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद एम और वी में से एम वाला होगा, यानी 5 के बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, यानी 5 4 3, 5 4 3। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 4 3, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखा कितना आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज करने में। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे, अगले प्रश्न पे, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट सवाल था। तो आप सभी लोग ऐसे ही धमाल मचाते रहें। रेगुलर शाम को 5 बजे मेरी क्लास होती है CHSL और GD के प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसमें हम उम्दा प्रदर्शन करते रहेंगे। किसी भी टाइप के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, मैं अवेलेबल रहूंगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मैं मिलूंगा अगली क्लास में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अभी आप सीख कर आए SSC GD और SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम पहुंचे हैं मैथ की क्लास पे, जहां पर हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं मैथ के वो क्वेश्चंस जो CHSL और GD में पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। उनको लगाते कैसे हैं, उनके कई शॉर्टकट सीख रहे हैं, उनके तरीके सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, ए स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। पेन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। पहले तो सबसे पहले जो जुड़ा हुआ है सेशन को सबसे पहले तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD या CHSL की। फिर करेंगे हम क्वेश्चन की स्टार्ट। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, टाइमर चल रहा है, बस टाइमर खत्म होने वाला है, आंसर आने चाहिए सबके साथ के साथ कमेंट बॉक्स में। कह रहा है ए स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। ए अपनी
तनख्वाह का, सैलरी का 80% क्या कर देता है, उड़ा देता है, और बी कितना उड़ा देता है, 75%। बट द सेविंग ऑफ बोथ आर सेम, दोनों ने जो बचत की है वो क्या है, बराबर है। तो बोला गया इफ द सम ऑफ देयर इनकम, उनकी इनकम का जो सम है वो है 72,000 रुपए, ठीक है, जो उनकी आय है। तो बताओ बी की इनकम कितनी है। क्वेश्चन में ये मुझे बता रखा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए की इनकम अगर ए है वो 80% उड़ा देता है, स्पेंड कर देता है, तो ए क्या अपनी इनकम का 20% सेव करता है? यही तो क्वेश्चन में बता रखा है। और ऐसे ही बी जो है, उसकी इनकम अगर बी है तो वो 75% स्पेंड उड़ा देता है, तो बचती कितनी है, 25%। तो 25% उसकी आय बच जाती है, यही बता रखा है। और यहां बोल रखा है उनकी सेविंग क्या है, दोनों की बचत क्या है, बराबर। इस चीज को क्या कर दें, बराबर रख दे। अब देखो परसेंट से परसेंट गया, 5 से 4, 5 से 5, तो मेरे पास आ गया 4A बराबर 5B। तो अगर रेशो की बात करें A बटा B 5/4, मतलब अगर A 5 रुपए कमाता है तो B 4 रुपए कमाता है। यही तो मेरे पास रेशो दिया है, 5:4। आगे बोला इन दोनों की इनकम का सम कितना है, 72,000। तो देखो हमारा यूनिटरी मेथड जो सीखा है, हमारी जितनी भी अर्थमेटिक है परसेंटेज को तोड़ना, और यूनिटरी मेथड सीख गए तो 80% अर्थमेटिक वहीं खत्म हो गई। तो 72,000 ये जो है, ये असली में ये वैल्यू जो है असली, ये किसकी वैल्यू है, ये दोनों के सम की तो वैल्यू है, इन दोनों की इनकम ही तो है। ये ए की इनकम 5 है तो बी की 4 है, 5, 4, 9 की वैल्यू है ये। पूछा क्या है, पूछा गया है बी की आय क्या है, बी की इनकम क्या है, तो गुणा किससे कर देंगे, बी की इनकम है 4 तो 4 से गुणा कर देंगे। अगर पूछा होता ए की इनकम कितनी है तो 5 से गुणा कर देते। पूछा होता ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है तो 5 - 4 गुणा 1 से कर देता। ठीक है, अब देखो इसे करते हैं, ये गया 8,000, 8,000 की 4 से गुणा करी तो मेरे पास आ गया 8 चौक 32,000। तो बी की इनकम कितनी है, 32,000। अगर पूछी होती ए की इनकम तो 8,000 की गुणा 5 से, तो ए की इनकम आ जाती 40,000, बी की इनकम आई है 32,000। ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, उसकी 40 है तो उसकी 32 है, तो आंसर आ जाता 8,000। तब भी आंसर हमारा आसानी से हो जाता। क्लियर है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे CHSL में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, अब की बार CGL मेंस में भी पूछा जा सकता है, GD में भी पूछा जा सकता है, और CHSL में दोबारा से डिजिट चेंज करके अब की बार भी पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन औसत का है, औसत का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे स्मार्ट वर्क। ठीक है, कैसे, क्या बोल रहा था, मीन ऑफ 80 आइटम वाज फाउंड टू बी 45। 80 आइटम है मेरे पास, उनका मीन है 45, उनका औसत क्या है, 45 है। कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, जब दोबारा से कैलकुलेशन करी गई तो पाया गया 2 आइटम जो जोड़ी गई थी इन 80 में, उनको गलत पढ़ लिया गया लिखते वक्त। मतलब जो मेरे पास 26 था उसे गलती से 62 ले लिया, और जो 14 था उसे गलती से 58 ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज पता चली, देखो सबसे पहली बात दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमने ले लिए 62 और 58, असली में थे 26 और 14, मतलब थे कम वैल्यूज, हमने ज्यादा ले ली। मतलब जो हमारी एवरेज वहां बनी थी, जो औसत बनी थी वो 45 बनी थी, असली में जो औसत आनी है वो 45 से कम आनी है। सबसे पहले तो दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए। ऑप्शन में देखो यहाँ 45 दिया है, ये तो कभी हो नहीं सकता, मतलब जो औसत होगी 45 से कम होगी, बाकी 3 ऑप्शन 45 से छोटे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो जो 62 ली उसकी वो लेनी क्या थी, 26 लेनी थी, मतलब कितनी ज्यादा ली, कितनी ज्यादा ली, कितने का फर्क है, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए मेरे पास, तो मेरे पास बचे 36, तो मैंने 36 ज्यादा ले लिए तो 36 कम करने पड़ेंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर 58 ले लिया, लेना क्या था 14, तो कितना ज्यादा लिया 4 यहां पर, और ये हो गया, तो मैंने कितना ज्यादा 36 ज्यादा ले लिया और 44 ज्यादा ले लिया। 36 और 44 को अगर जोड़ दूं तो देखो 36, 70, 80, मैंने 80 ज्यादा ले लिया। 80 क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो इस 80 को बाकियों में बांटना पड़ेगा, बिल्कुल बांटना पड़ेगा। तो 80 को बाकियों में से बांटना मतलब कम करना पड़ेगा, तो -80
बटे में कितने जने हैं, जने हैं 80 हैं, कितने 80, तो 80 से 80 की भाग करी तो आ गया -1। तो मैंने जिसे जो थी मेरी क्या थी 45, तो 45 में से -1 करा तो अब औसत असली में कितनी आएगी 44, कितनी आएगी 44, 44। क्लियर है भाई, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। अगर असली में इसको कैलकुलेशन करते तो क्या करते, 80 की गुणा 45 से करते तो मेरे पास टोटल सम आता, उसमें से 62 और 58 को माइनस माइनस करते, फिर उसमें जोड़ते 26 और 14 को, फिर जो सम आता उसकी भाग करते 80 से। ये क्वेश्चन हो जाता लंबा, तो हमने टाइम के अंदर करना है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को लगाना है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, 45 थी सबकी, इसको साइड रख दिया, कितना कितना फर्क है, कितना कितना इनकी वजह से गलतियां आई, 80 का फर्क आया, 80 ज्यादा लेकर चल रहे थे, तो उस 80 को घटाया, कितनों में बांटा 80 जनों में बांटा, क्योंकि 80 क्या थे मेरे पास टोटल, तो भाग किया तो -1 करा, किसमें से 45 में से, तो औसत आ गई मेरे पास 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब की बार भी पूछा जा सकता है तीनों एग्जाम में, सीजीएल में, मेरा सीएचएसएल में, मेरा जीडी में। तो ऐसे ही सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, शायद इस क्वेश्चन में 5 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब वो टाइम भी क्यों लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ने में। क्या है देखते हैं। चलो, एक आदमी ने 35% इनकम खाने पर खर्च करी, 55% कपड़ों पर खर्च करी, और उसके पास कितना बच गए 400। तो देखो 35 और 55 को जोड़ूंगा 90%, तो उसके पास बच कितना गया 10%। तो 10% किसके बराबर 400 रुपए के। तो 100% किसके बराबर 100% 4000। पूछा है ना टोटल कितनी है 100% 4000। ऑप्शन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर ए 4000। देखो यूनिटरी मेथड है, 10% बची उसके पास आए, तो जो 10% है वो नंबर में कितनी है 400। तो 10% अगर 400 है तो 100% 4000 रुपए। तो हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरा पाइप एंड सिस्टम। टाइमर स्टार्ट हो चुका है इसका। भाई जो जो बना हुआ है कमेंट पे सबसे पहले आंसर आने चाहिए, और सबसे पहले तो सेशन को शेयर करो। राइस स्मार्ट हिंदी पे चल रहा है एसएससी जीडी प्लस सीएचएसएल का प्रैक्टिस बैच, और सुबह 9 से 12 चल रहा है सीजीएल मेंस के लिए, आपके लिए तैयारी चला रखी है। तो दोनों क्लासेस देखिए और फायदा उठाइए। चलिए, कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, एक पाइप ए है एक पाइप बी है। ए 12 घंटे में भरती है किसी टैंक को और बी 15 घंटे में भरती है किसी टैंक को। वाइल थर्ड पाइप, एक पाइप और है सी, जो खाली करती है टैंक को 10 घंटे में। देखो ये क्या है माइनस का, ये दोनों भरती हैं, ये इनलेट है ये आउटलेट है, ये खाली करती है पाइप। ठीक है, तो बोला तीनों को एक साथ चला दिया गया तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा, भर जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है जो हमारा मेथड है। 12, 15 और 10, 12, 15 और 10 क्या आएगा इसका एलसीएम 60। कितना आ जाएगा 60। मतलब 60 क्या हो गया टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गई। तो 60 टोटल है 12 घंटे में, तो इसकी क्या आ गई मेरे पास एफिशिएंसी 5, इसकी आ गई 4 और इसकी आ गई -6। तो तीनों को एक साथ चला दिया गया, एक साथ चला दिया गया तो 5, 4, 9 -6, 9 -6, 1 घंटे में 3 भरते हैं, तो भरना कितना है 60। हो गया क्वेश्चन खत्म। 60 भाग में 3 कर दो, 3 से किया तो आंसर आ गया 20 घंटे। कितना आ गया 20 घंटे। ऑप्शन नंबर सी 20 घंटे। अगर तीनों पाइपों को एक साथ ऑन कर दिया जाएगा, जिसमें से 2 पाइपें भर रही हैं, एक पाइप खाली कर रही है, तो टैंक जो है मेरा 20 घंटे में पूरा का पूरा भरा जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर नहीं आ रहे कमेंट में आंसर आने चाहिए सबके, जो जो जुड़ा हुआ है। चलिए इसका टाइमर स्टार्ट करें। टाइमर स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम पहले की प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, जहां हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी प्लस सीएचएसएल की। देखो क्या बोल रहा है, टाइमर चल रहा है भाई, जल्दी से आंसर आने चाहिए, मजा नहीं आ रहा, आंसर आने चाहिए। कह रहा है बाय सेलिंग 18 बॉल्स फॉर 720। क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सेलिंग प्राइस दे रखा है 18 बोलों का 720 रुपए। 720 रुपए में बेचता है 18 बोलों को। आगे क्या बोला, देयर इज अ लॉस। इसको करने की वजह से जो लॉस हुआ 18 बोले बेचने पे, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस 1 बॉल का क्या होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉस हुआ है, ठीक है, घाटा हुआ है, हानि हुई है, कब होती है,
जब जो चीज मैं लेकर आया उससे सस्ते की बेच दूंगा, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य है वो मेरी विक्रय मूल्य से ज्यादा। तो लॉस ऑफ 18 को क्या मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 18 लिख सकता हूं? बिल्कुल। इधर क्या लिख सकता हूं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 जो दिया है। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 18। और सेलिंग प्राइस ऑफ 18 क्या दे रखी है मुझे? वैल्यू 720। तो यही चीज मुझे कितनी दे रखी है? 720। मतलब 12 बोले कितने की पड़ी? 720 रुपए की पड़ी। तो एक बोल कितने की पड़ी? 720 बटे में 12। तो 12 से इसे काटा तो एक बोल पड़ी 60 रुपए की। एक बॉल पड़ी मुझे 60 रुपए की, डी ऑप्शन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने कोई कंसेप्ट नहीं यूज कराया, कुछ नहीं लगाया, बस एक हमने स्मार्ट वर्क समझा कि क्या दिया है उसको नोट किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया 10 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम है। ये क्वेश्चन भी मुझसे CHSL में पूछा गया। एक फिगर से दूसरी फिगर बनाई गई। देखो जब भी 2D ज्योमेट्री में एक चीज कोई तार मोड़ तोड़ के दूसरी बनाई जाती है, कोई और फिगर 2D फिगर, तो उनका पेरीमीटर परिमाप सेम रहता है। और वहीं जब 3D की बात होती है, एक फिगर को पिघलाकर दूसरी बनाई गई है, तो वहां पर मेरा वॉल्यूम सेम रहता है। बस ये दो चीजें कंसेप्ट दिमाग में रखना है। कह रहा है एक वायर बेंट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर। एक वायर है, एक तार है, जिसे क्या बना दिया गया? स्क्वायर बना दिया गया, जिसका एरिया, स्क्वायर का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए और ए है तो मुझे पता है ए स्क्वायर एरिया होता है और वो बराबर है 121 के। तो साइड आ गई 11 सेंटीमीटर, साइड आ गई 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। ये इतना क्वेश्चन हमने आधा पढ़ा और इतनी चीज कर ली। इफ द वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसी तार को क्या बना दिया गया? एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, सर्कल बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया। कह रहा रेडियस बताओ, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? जब यहां से यहां से करा गया तो क्या सेम रहेगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम रहेगा, परिमाप सेम रहेगा। तो जो ये स्क्वायर था इसका परिमाप कितना होगा? इसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो वो कितना हो गया? 2 इंटू में 22/7 गुणा में। ठीक है, अच्छा ये इसका होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। देखो कोई नहीं, ये हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर, हम इस पे आ गए, इसके पेरीमीटर पे, अभी इस पर भी आएंगे। देखो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए। कितना होता है? 4 इंटू, चारों साइड जोड़ूंगा 11 11 11 11, तो 4 इंटू 11, तो 4 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आ गया 44 सेंटीमीटर। ये किसका? इसका परिमाप, पेरीमीटर। वही क्या होगा? इसका भी सेम हो जाएगा। सेम हो गया तो 44 इक्वल टू 2 पाई आर यहां रखना था। क्लियर है भाई? तो रेडियस चाहिए तो देखो 44 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस। ये 44 से 44 गया, रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। पूछा गया था सर्कल की रेडियस त्रिज्या बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन था। एक स्क्वायर था जिसे बेंड कर क्या बना दिया गया? मोड़ तोड़कर फिर एक सर्कल बना दिया गया। तो जब भी 2D फिगर एक फिगर से दूसरी फिगर मोड़ तोड़ के बनाई जाती है तो उसके भार की जो होती है क्या होता है? परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है, वो क्या रहता है? सेम रहता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया। जो जो जुड़ा हुआ है सबसे पहले सेशन को शेयर करो और हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखो आपके लिए प्रैक्टिस चल रही है। क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर है। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर ए मान लेते हैं, इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। पहला नंबर दूसरे का डबल है और तीसरा नंबर, और पहला ही नंबर तीसरे का कितना है? थ्राइस, 3 गुना है। तो यहीं पर 3C है। यही है। क्लियर है? अब मैं रेशो निकाल लूं, अगर ए बी सी में रेशो निकाल लूं तो देखो अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो A/6 बराबर B/3 C/2। तो यहां पर A/B/C मेरे पास आ जाएगा 6/3/2।
ए बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा, रेशो। देखो इसको समझ भी सकते हैं, ए जो है वो बी का 2 गुना है, देखो है ना, ए जो है वो सी का 3 गुना है। हमारे पास रेशो आ गया कि अगर ए 6 है तो बी 3 होगा और सी 2 होगा। आगे बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 660, इन तीनों नंबर की एवरेज दे रखी है, एवरेज मतलब औसत दे रखी है, 3 नंबरों की औसत मतलब तीनों को जोड़ के बटा 3 कर देंगे, वो बराबर है 660। तो इनकी क्या हो जाएगी, 6 + 3 + 2 बटे में 3, ये यूनिट किसके बराबर है, 660 के। यही दे रखा है, 6 3 9 2 11, ये हो गया 11 बटे 3 यूनिट बराबर है 660 के। 11 से इसे काटा 60, तो 1 यूनिट 3 इधर जाएगा तो किसके बराबर है, 180 के। किसके बराबर है, 180 के। अब यहां पर आ जाओ, पूछा क्या है, व्हाट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन है, सी। तो यहां किससे गुणा कर दूं, 180 से, तो आंसर हो गया 360, ऑप्शन नंबर सी। पूछा जाता बीच वाला नंबर कौन क्या होगा, तो 3 की गुणा 180 से कर देता। पूछा जाता सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो 6 की गुणा 180 से कर देता, तो मेरे पास असली के नंबर आ जाते। तो यहां पर आंसर हो गया 360। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट करते हैं जरा। टाइमर स्टार्ट हो गया। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, जिसके लिए हमें पता है, याद रखना है क्या, बोर्ड मास। आज ऐसे लिखते हैं BODMAS, बोर्ड मास लिख दिया गया है। बी से होते हैं ब्रैकेट, जिसमें सबसे पहले सॉल्व होता है राउंड ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओ से होता है मेरा ऑफ, डी से होता है मेरा डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है मेरा सब्ट्रैक्शन। ये है ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन में ये सब होंगे। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये होगा, फिर डी होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन में डिवाइड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो बाकी को ऐसे ही रख लेते हैं, 15.9 डिवाइड 0.3 प्लस 3.2 इंटू में। अब देखो इसमें से ये घटाऊंगा, 6 में से 4 गए, 2 आ गया मेरे पास, पॉइंट का पॉइंट आ गया मेरे पास, 7 में से 3 गए, 4, 42, 4.2 आ गया, -50, ये हो गया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, डिवाइड। तो यहाँ हो जाएगा 15.9 डिवाइड 0.3 प्लस में 3.2 गुणा में 4.2 -50। अब देखो इससे ये काटा, 3 से काटा तो ये हो गया 5, और ये हो गया, यहाँ पर आ गया 53 प्लस। क्लियर है भाई। यहाँ पर हो गया मेरे पास 3.2 इंटू 4.2। तो यहाँ पर जब इसकी गुणा करूंगा तो ये आ जाता है 13.44 -50। क्लियर है। तो 53 में से 50 गए तो यहाँ हो गया 3 + 13 तो ये हो गया 16.44, 16.44 ये रहा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। एक आदमी ने SBI बैंक से क्या लिया, लोन लिया। किस पर, साधारण ब्याज पर। और 5 साल बाद उसने कितना पैसा किया, 5,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर दिए। तो बताओ असली में उसने जो पैसा लिया था वो कितना था। प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, मूल राशि पूछी गई है। देखो सिंपल इंटरेस्ट जब भी आ जाए, मुझे पता है RT = इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में 100, ये याद रखना है। अब देखो रेट कितना है, 10%। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो देखो यहां पर जब मैं लिखूंगा 10% गुणा में 5 साल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50%। अब देखो इसको ध्यान से समझो, किस राशि का 50% 5,000 होगा, 10,000 का होगा। कुछ करना ही नहीं है, या यूनिटरी से सोचो। 5,000 जो वैल्यू है ये किसकी है, 50% की वैल्यू, गुणा में निकालनी किसकी है, जो हमारी क्या थी, मूल राशि थी। हो गया। देखो इससे इसे काटा तो 2 आ गया, 2 की गुणा यहां करूंगा तो आंसर आ गया 10,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहाँ चल रही है, राइस स्मार्ट हिंदी के
यूट्यूब चैनल पर। चलिए करते हैं टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक वेंडर टॉफियां खरीद के लाया किस रेट से, 10 टॉफियां 1 रुपए की। तो पूछ रहा है उसको अगर 25% का गेन चाहिए, 25% का लाभ चाहिए, तो वो कितने की बेचे वो टॉफियां। 10 रुपए की 10 टॉफियां 1 रुपए की। देखो बहुत इजी है, परसेंटेज को तोड़ लो। 25% 1/4, मतलब 4 रुपए की कोई चीज लाया, 1 रुपए का मुनाफा कमाया, तो बेची कितने की होगी, 5 रुपए की। यही है मेरे पास। तो 10 टॉफी, मुझे पता है 10 टॉफी बराबर है 1 रुपए के। तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो गई 1/10। ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो 1/10 यूनिटरी मेथड से 1/10 है किसकी वैल्यू, 4 की। निकालनी किसकी है, 5 की कितने की बेचे। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये नीचे आया तो 1/10 गुणा में 4 इंटू में 5, 5 से 10 को काटा 2 पर, तो मेरे पास आ गया 1/8। मतलब एक टॉफी कितने रुपए की बेचे, 1/8 रुपए की। एक टॉफी बेचेगा वो 1/8 की, तो 8 टॉफियां बेचेगा 1 रुपए में। यही पूछा है, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा, 8 टॉफियां। क्लियर है यहां तक सबको। यहीं तक थे आज हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने सीखे कि कैसे क्वेश्चन मेरे जीडी और सीएचएसएल में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। तो राइस स्मार्ट हिंदी के साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस देखते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सुबह 9 से 12 चल रहा है सीजीएल मेंस का, और शाम को चल रहा है हमारा 3 से 7 एसएससी जीडी प्लस सीएचएसएल का बैच, जिसमें आपको धड़ाधड़ क्वेश्चंस सारे कराए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में।